हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आगे चलते हैं स्पेक्ट्रम में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं, जो कि 1817 से लेके कब तक हुआ, 1819 तक। इसका बैकग्राउंड क्या था? ये जो लॉरेन हेस्टिंग थे, ये हेड द इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन ऑफ इम्पोजिंग ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। मतलब कुल मिलाकर वो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, वो एक तरीके से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को थोप रहे थे, ठीक। लेकिन जो ये चार्टर एक्ट था 1813 का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी, उसमें मोनोपोली कर ली थी इन्होंने ट्रेड में। ठीक है, मतलब जो मोनोपोली थी जो कि ट्रेड में थी, क्या चाइना के साथ, एक्सेप्ट टी, उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक। सिर्फ चाय के अंदर ही एक मोनोपोली रह गई थी, बाकी सारी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। और जिसकी वजह से जो कंपनी को मतलब नीडेड मोर मार्केट्स, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट की ज़रूरत पड़ी थी। और जो पिंडारीज थे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कास्ट क्लासेस जो थी वो अटैच थी मराठा आर्मीज के साथ एज मिशनरी मर्सिनरीज। तो जिस टाइम पे मराठा वीक पड़ने लगे, तो जो पिंडारीज थे वो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ठीक। और जिसकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया कर दिया प्लंडरिंग करना, जितने भी नाइबरिंग टेरिटरीज थे, इंक्लूडिंग जितनी कंपनी वगैरह की भी थी टेरिटरी, उनमें भी। तो इंग्लिश ने चार्ज करा, इंग्लिश चार्ज द मराठास कि उन्होंने पिंडारीज को शेल्टर दिया है। और पिंडारीज लीडर जैसे कि आमिर खान एंड करीम खान को सरेंडर करना पड़ा, जिस टाइम पे चित्तू खान मतलब फ्लैड इनटू द जंगल्स, यानी जंगल्स में चले गए थे, ठीक। जो ट्रीटी ऑफ बसाइन जो कि डिस्क्राइब करती है कि ये वो ट्रीटी थी सिपेहरी, यानी कि पेशवा के साथ। वाउंडेड द फीलिंग ऑफ अदर मराठा लीडर इस मतलब दिस द ट्रीटी एज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कुल मिला के ऐसा समझा गया कि ये जो दूसरे जितने भी मराठा लीडर्स हैं, उनके लिए एक तरीके से ऐसा समझ लो, ये जो ट्रीटी ऑफ बसाइन थी, वो एक इनह्यूमिनिटी या बेइज्जती वाली फीलिंग टाइप से थी। और जिसकी वजह से इसको ऐसा बोला गया कि ये कंप्लीट सरेंडर था इंडिपेंडेंस का। जो हेस्टिंग थे, उसने एक्शन लिया पिंडारिस के खिलाफ और उनको मतलब वो पूरा एक तरीके से हटाने की कोशिश करी। और जो बाजीराव सेकंड थे, वो एक लास्ट बिड थी उनकी 1817 में, जिन्होंने रैली करी टुगेदर मराठा चीफ के साथ अगेंस्ट इंग्लिश। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फिर स्टार्ट हुआ। जो कोर्स ऑफ वॉर था, क्या था, ये जो पेशवा थे, इन्होंने अटैक कर दिया था ब्रिटिश रेसिडेंसी पे, जो कि पुणे में थी। और जो अप्पा साहेब थे नागपुर को, उन्होंने अटैक कर दिया था रेसिडेंसी पे, जो कि नागपुर में थी। एंड जो होलकर थे, उन्होंने प्रिपरेशन बना ली थी वॉर के लिए। और बट लेकिन इसी में क्या होता है कि जो मराठास थे, उन्होंने अपनी जितनी भी मतलब एक पावर वगैरह की ग्रोथ के लिए जितने भी एलिमेंट जरूरी थे, वो सारे खो दिए थे। और जो पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन थी मराठा स्टेट की, वो एक तरीके से कंफ्यूज्ड एंड इनफिशिएंट हो गई थी। और जैसे ही डेथ होती है जसवंत राव होलकर की, जो और तुलसीबाई, और जो होलकर के फेवरेट मिस्ट्रेस थी, तो ये जो मतलब पूरा जो पूना है एकदम अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें चरमर आ गई। और ये जो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट वुमेन, ये एडमिनिस्टर वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। ये बोला जा रहा था कि ये इन्फ्लुएंस्ड है कुछ अनवर्थी मैन से, जैसे बलराम शाह एंड आमिर खान से। और जो भोसले थे नागपुर के एंड जो सिंधिया थे ग्वालियर के, वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। और जो इंग्लिश मैन थे, वो विग्रेसली क्या कर रहे थे, सक्सीड कर रहे थे, यानी कि मतलब वो एकदम काफ़ी अच्छी तरह से लड़ाई वगैरह करी जा रहे थे। और जो पेशवा था वो डिफीट हो गए थे कहाँ, खिड़की। और जो भोंसले थे वो सीताबुल्दी में। और जो होलकर थे माहिदपुर में डिफीट हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हुई थी। जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी पेशवा के साथ। नवंबर 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई थी सिंधिया के साथ। जनवरी 1818 में हुई थी ट्रीटी ऑफ मांडासूर होलकर के साथ। और जो जून 1818 था, जो पेशवा थे, उन्होंने फाइनली सरेंडर करा। मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी वो डिसॉल्व हो गई। और जो पेशवाशिप थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और जो पेशवा बाजीराव थे, वो एक ब्रिटिश रिटेनर बनी बिथूर, जो कि कानपुर के पास है। और जो प्रताप सिंह जो थे, एक लीनियल डिसेंडेंट थे किसके, शिवाजी के, उनको रूलर बनाया एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी का, सतारा का। और जो कि बनी थी पेशवा के डोमिनियन से, यानी कि जो सतारा था, ठीक। मराठा क्यों हारे? तो इसके काफ़ी सारे रीज़न थे। एक तो ये थी कि इनेप्ट लीडरशिप, यानी कि एक अच्छी तरीके से कोई भी लीडरशिप नहीं कर पा रहा था। तो जितने भी लीडर्स थे वो जा चुके थे, और जिसकी वजह से ये लोग अच्छे तरीके से लीडरशिप क्वालिटी ये डेवलप नहीं कर पा रहे थे। और इजीली इंग्लिश मैन जो थे वो इसका फ़ायदा उठा ले रहे थे, ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं, जो इतने भी मराठा लीडर थे, बाजीराव सेकंड, दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, ये वर्थलेस थे एंड सेल्फिश लीडर थे।
और जो इंग्लिश ऑफिशियल थे इनका तो इनके साथ कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे। एल्फिंस्टन, जॉन मेलकॉम, आर्थर वेलेस्ली। ओके। डिफेक्टिव नेचर था मराठा स्टेट का, मतलब कुल मिला के स्टेट जो था वो ऑर्गेनिक नहीं था, बट आर्टिफिशियल एंड एक्सीडेंटल काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एफर्ट नहीं थे शिवाजी के बाद ऐसा, और कोई भी एक वेल थॉट नहीं था, मतलब जस्ट लाइक जिससे कि ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को करा जाए, ये स्प्रेड हुआ, और एजुकेशन वगैरह का यूनिफिकेशन करा जाए पीपल का। ओके। जो राइज ऑफ मराठा स्टेट था वो बेस्ड था रिलीजियो नेशनल मूवमेंट पे, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर और पड़ता गया। लूज़ पॉलिटिकल सेटअप, यानी कि जो मराठा एम्पायर था लूज़, उन्होंने अपना कन्फेडरेशन लूज़ कर दिया था किसकी लीडरशिप में, छत्रपति एंड बाद में पेशवा की। और जो पावरफुल चीफ थे जैसे कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया एंड भोंसले, वो अपना सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते हैं। मतलब सबको अपना अपना देखना है भाई, एक साथ अगर करेंगे कुछ तो भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब आप बट के चीज़ों करोगे तो कैसे होगा। इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, यानी कि मिलिट्री सिस्टम इतना अच्छा नहीं था जो कि इंग्लिश मैन से, मतलब क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे उनका जो एक मिलिट्री सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये लोग उनका सामना ही नहीं कर सकते थे। मतलब ऑब्वियसली बात है कैसे लड़ेंगे जब इनका मिलिट्री सिस्टम अच्छा नहीं है। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी। ओके। कोई भी इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ये बहुत ही रेयरली सारी चीज़ें होती थी। जब ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास पैसा होगा तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, पैसा नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। सुपीरियर था इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज, जो इंग्लिश थे उनकी डिप्लोमेटिक स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू देम। और मतलब अगर आप देखें तो वो जासूसी वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर ले रहे थे, लेकिन इनके जो अगर देखा जाए तो जो मतलब मान लो सोल्जर वगैरह ये सब वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, तो जो इंग्लिश थे वो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब रेजुमिनेटेड थी उनकी, जो बाय द फोर्सेस ऑफ रेनेसेंस इमेंसिपेटिंग देम फ्रॉम द सेकल्स ऑफ चर्च, दे वर डिपोटिंग देयर एनर्जीज टू साइंटिफिक इन्वेंशंस, एक्सटेंसिव ओशन वॉयजेस, एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज। यानी कि ये जो इंग्लिश मैन थे काफ़ी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह में, ओशंस वॉयजेस को एक्सटेंशन करने में, एक्विजिशन करने में कॉलोनीज़ का, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, अर्ली 19 सेंचुरी में जो इंग्लिश हैं वो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाना सिंध में, जहाँ पे उनको लग रहा था कि ट्रेड फैसिलिटीज़ काफ़ी हो सकती है। ठीक। तो इनको एक फरमान मिल जाता है मुग़ल एम्परर के द्वारा 1630 में, और जो फरमान है प्रोवाइड होता है इंग्लिश को कुछ प्रिविलेजेस के साथ, जो पोर्ट ऑफ सिंध हैं उनको वो दे दिया जाता है एक तरीके से, विच दे एंजॉयड एल्सवेयर। राइज ऑफ तालपुरास एंड अमीर्स, 18वीं शताब्दी में जो प्रायर टू द रूल ऑफ तालपुरास अमीर जो सिंध था वो रूल करा जा रहा था कालोरा चीफ के द्वारा। 1758 में इंग्लिश फैक्ट्री बिल्ट होती है तथाता में, जो कि कहाँ पे थी, परवना में, जो कि दी गई थी कलोरा प्रिंस के द्वारा, जो कि गुलाम शाह थे। 1761 में गुलाम शाह, जो कि मतलब जो 1761 में जो गुलाम शाह थे वो इंग्लिश के आने से, मतलब उनके कोर्ट में नोट वो जो अर्लियर ट्रीटी थी नॉट ओनली रेटिफाइड द अर्लियर ट्रीटी बट ऑल्सो एक्सक्लूडेड अदर यूरोपियंस फ्रॉम ट्रेडिंग देयर। यानी कि 1761 में जो गुलाम शाह हैं, जैसे ही उनके पास में इंग्लिश लोग आते हैं, ये उनको अपने कोर्ट में रहने के लिए जगह के अलावा क्या करते हैं, जितने भी यूरोपियंस वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे उनको भी हटा देते हैं। और ये जो एडवांटेज था ये इंग्लिशमैन के द्वारा यूटिलाइज करा गया। ठीक। 1775 तक। बाद में एक नोट टू फ्रेंडली रूलर, यानी कि इंग्लिशमैन के साथ उसके अच्छे संबंध वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर एक नया रूलर आ जाता है 1775 के बाद, सरफराज खान, जो कि इंग्लिशमैन की जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो क्लोज करा देता है वहाँ पे 1770 में। जो एक बलूच ट्राइब थी जिसको तालपुरा कहा जाता है, डिसेंडेंट थी वो कहाँ की हिल्स वगैरह से, और वो सेटल हो गई थी प्लेन्स वहाँ के सिंध के। ये एक्सीलेंट सोल्जर्स थे इसके, और अडेप्टेड थे हार्ड लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं पहाड़ों के लोग हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें देखी हैं, और किस तरीके से हार्ड कंडीशन में जिया जा सकता है वो भी उन्होंने देखा है। ठीक। तो वो सारी चीज़ उन्होंने देखी है, और उन्होंने क्या करा, दे एक्वायर्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड जितनी भी मतलब पावर वगैरह थी उन्होंने वहाँ से हटाया। 1783 में जो तालपुरास थे मीर फतेह अली खान की लीडरशिप में इस्टेब्लिश करा कंप्लीट होल्ड सिंध के ऊपर में, और जो कलोरा प्रिंस था उसको एग्जाइल में सेंड कर दिया।
और जो दुर्रानी मोनार्क था उनने कन्फर्म करा क्लेम जो मीर फतेह खान का, एंड ऑर्डर करा बाद में कि वो शेयर करेगा कंट्री विद हिज ब्रदर्स जो कि मीर के भाई थे, पॉपुलरली नोन एज चार यार। ठीक। जिस टाइम पे मीर फतेह की डेथ हुई 1800 में, तो जो चार यार थे डिवाइड हो गया किंगडम उनके बीच में, और वह अपने आप को अमीर और लॉर्ड्स ऑफ सिंध कहने लगे। ये जो अमीर थे उन्होंने एक्सटेंड करा अपना डोमिनियन हर एक साइड में। इन्होंने कॉन्कर करा अमरकोट राजा ऑफ जोधपुर से, कराची को चीफ ऑफ लुध से, शकरपुर एंड बुखार अफगान से। ग्रेजुअल एस्केंडेंसी ओवर सिंध, यानी कि जो कॉमन बिलीफ है वो ये 18वीं शताब्दी का कि जो नेपोलियन थे उसकी कॉन्स्पायरिंग विद द टीपू सुल्तान टू इन्वेड इंडिया, यानी कि ऑब्वियसली बात है इन्वेड करना चाह रहे थे वो उस समय पे भारत में। तो 1799 में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उसने एफर्ट लगाया कि वो रिवाइव करें कॉमर्शियल रिलेशंस सिंध के साथ, और उनका हिडन एम था कि वो काउंटरैक्ट अलाइंस बनेंगे टू काउंटरैक्ट द अलाइंस ऑफ फ्रेंच टीपू सुल्तान एंड शाह जामान एंड काबुल मोनार्क। ठीक। यानी कि ये कुल मिला के ये इस अलाइंस को ख़त्म करने के लिए सोच रहे थे कि मतलब हाँ इनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन नेगोशिएशंस वर ओपनड किसके साथ, फतेह अली खान के, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड jealousy of the local traders aided by the anti-British party at Hyderabad, Sindh. The Amir in 1800 ordered the British agent to quit Sindh within 10 days. The British agent Crow left Sindh and the company quickly suffered the insult। मतलब कुल मिला के जो वहाँ के जो एंटी ब्रिटिश पार्टी थे लोग थे, तो उन्होंने मतलब ऑब्वियसली बात है वहाँ के राजा को इन्फ्लुएंस कर लिया कि नहीं यहाँ पे इनको नहीं आने देना है, ये सब करके। तो वहाँ के राजा ने ब्रिटिशर्स को बोला तुमको 10 दिन के अंदर ये खाली करके जाओ, तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई, यानी कि ये दूसरे के लिए कुआं खोदने जा रहे थे, इनके खुद के लिए कुआं खुद गया वहाँ पे। ठीक। तो वाली चीज़। ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप, जून 1807 में जो अलायंस था टिलसिट का, वो अलेक्जेंडर फर्स्ट जो थे रशिया के, वो ज्वाइन करा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। जो अलायंस था उसकी वन ऑफ इट्स कंडीशन क्या थी, द अलायंस हैड वन ऑफ इट्स कंडीशन कंबाइंड इन्वेजन होगा इंडिया का बाय द लैंड रूट। तो अब ब्रिटिशर जो थे वो चाहते थे एक बैरियर क्रिएट करना रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो लॉर्ड मिंटो हैं वो सेंड करते हैं 3 डेलीगेशन किसकी लीडरशिप में, अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सन की। तो अकॉर्डिंगली जो मैट काल्फे जो थे वो सेंड करेंगे लाहौर में, एल्फिंस्टोन सेंड करेंगे काबुल में, और मालकोन गए थे तेहरान में, और जो सिंध था वो विजिट करा गया था निकोलस स्मिथ के द्वारा, जो कि मिलते हैं अमीर से और वो कंक्लूड करते हैं डिफेंसिव ट्रीटी एग्रीमेंट। मतलब ऑब्वियसली बात है इनको डर लग गया था कि इधर साइड से कोई ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है खतरा अपना कम करना चाह रहे थे, अपर वाली साइड से कोई भी आके अंदर घुस जाता तो इनको हटा सकता था। और जैसे ही वो नेगोशिएशंस करते हैं जो अमीर हैं वो एग्री हो जाते हैं ट्रीटी के लिए, और फर्स्ट एवर ट्रीटी होती है इंग्लिश मैन के साथ इस तरीके की। ठीक। और आफ्टर प्रोफेसिंग एटर्नल फ्रेंडशिप जो दोनों साइड थे वो एग्री हो जाते हैं कि वो एक्सक्लूड करेंगे फ्रेंच को सिंध से, एंड टू एक्सचेंज एजेंट एट ईच अदर्स कोर्ट। और जो ट्रीटी थी वो रिन्यू 1820 में, और एडिशन हुआ एक आर्टिकल का जिसमें था कि एक्सक्लूड करेंगे अमेरिकन्स को एंड रिजॉल्व करेंगे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि कच्छ वाली साइड में थे, आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी इन 1818। मतलब उनको हराने के बाद मराठास को 1818 में, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ट्रीटी ऑफ 1832, इसके अंदर में क्या होता है कि 1832 में जो विलियम बेंटिक जो है वो सेंड करते हैं कॉलोनल पोटिंगर को सिंध में, और साइन करते हैं ट्रीटी अमीर्स के साथ। जो प्रोविज़न है ट्रीटी के वो किस प्रकार है, फ्री पैसेज होता है थ्रो सिंध जो कि अलाउड होता है इंग्लिश ट्रेडर्स को एंड ट्रैवलर्स को, एंड जो यूज़ है इन दस का ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होगा। कोई भी वॉरशिप और कोई भी मटेरियल फॉर वॉर वुड बी कैरिड। कोई भी इंग्लिश मर्चेंट को सेटल डाउन करे, मतलब कोई भी नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध एंड पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर ट्रैवलर्स। यानी कि किसी भी इंग्लिश मर्चेंट को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा सिंध में, और पासपोर्ट की और ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवलर्स के लिए। टैरिफ रेट जो है वो ऑल्टर करे जाएंगे अमीर्स के द्वारा अगर उनको हाई लगते हैं तो, और कोई भी मिलिट्री ड्यूज़ और टोल्स वुड बी डिमांडेड।
नो मिलिट्री टोल्स, यानी कि कोई भी मतलब मिलिट्री ड्यूज़ या कोई भी टोल नहीं डिमांड करा जाएगा। और जो अमीर थे वो वर्क करेंगे राजा ऑफ जोधपुर के साथ, जिससे कि वो रोबरी को ख़त्म करें कच्छ की। और जो ओल्ड ट्रीटीज़ थी उनको कंफर्म करा गया, एंड जो पार्टीज थे वो जेलियस नहीं करेंगे किसी एक दूसरे से, ठीक। लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध, जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो बने गवर्नर जनरल 1836 में, और उन्होंने सिंध की तरफ देखा किस पर्सपेक्टिव से, कि वो सेव करेंगे इंडिया को पॉसिबल रशियन इन्वेजन से, जो भी एक संभावना है कि रशियन इन्वेजन हो सकता है, तो उससे सेव करेंगे और ऑब्टेन करेंगे काउंटरैक्टिंग इन्फ्लुएंस अफगान्स के ऊपर। रंजीत सिंह जो थे पंजाब के अंदर में वो स्ट्रॉन्ग इनफ थे रजिस्ट करने के लिए इन दिस रिगार्ड, लेकिन जो अमीर थे वो इतने नहीं थे। तो इंग्लिश का जो व्यू था वो ये था कि उनको अपनी जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट करनी पड़ेगी सिंध के अंदर में, ये एक नेसेसरी स्टेप होगा उनके प्लान के लिए अफगानिस्तान में। और वो ये अपॉर्चुनिटी पा लेते हैं जिस टाइम पर रंजीत सिंह कैप्चर करते हैं फ्रंटियर टाउन सिंध, रोजहान एंड पोटिंगर का, जो कि मतलब दे गोट एन अपॉर्चुनिटी जिस टाइम पे रंजीत सिंह कैप्चर करते हैं फ्रंटियर टाउन सिंध, रोजहान एंड पोटिंगर का, और फिर बाद में सेंड करते हैं हैदराबाद और साइन करते हैं एक ट्रीटी अमीर के साथ। जो ट्रीटी थी वो ऑफर करती है प्रोटेक्शन अमीर को, कंडीशन पे वो क्या थी कि जो कंपनी ट्रूप्स हैं उनको कैपिटल में वुड बी कैप्ट इन द कैपिटल एट द अमीर्स एक्सपेंस और ऑल्टरनेटिवली, यानी कि उसको अमीर के खर्चों पे ही उसकी कैपिटल में रखा जाएगा, ठीक। और जो इंग्लिश थे उनको एक सुइटेबल कंसेशन दिया जाएगा इन रिटर्न। जो अमीर से इनिशियली रिफ्यूज़ करते थे लेकिन बाद में एग्री हो जाते हैं और साइन करते हैं ट्रीटी 1838 में, ओके। जिस टाइम पर जो पॉसिबिलिटी थी रंजीत सिंह की कि वो हेल्प वॉज पॉइंटेड आउट, पॉसिबिलिटी ऑफ रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स वॉज पॉइंटेड आउट टू देम, यानी कि जब पता चला कि रंजीत सिंह और लोगों से भी हेल्प ले रहे हैं तो इस वजह से उन्होंने वो ट्रीटी साइन कर ली। और जो ट्रीटी थी उसमें परमिट करा इंग्लिश को कि वो इंटरवीन कर सकते हैं। द ट्रीटी परमिटेड द इंग्लिश टू इंटरवीन इन द डिस्प्यूट, किसके बीच में, अमीर्स एंड सिख्स के बीच में, और इस्टेब्लिश करा प्रेजेंस ब्रिटिश रेसिडेंट की, जो कि कुड गो एनीवेयर ही किल्ड एस्कॉर्टेड बाय इंग्लिश ट्रूप्स। थस जो सिंध था वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया 1838 में। ट्राईपैटाइट ट्रीटी 1838 एड्रेस करने के लिए अफगान प्रॉब्लम को जैसे ब्रिटिश ने इमेजिन करा, तो जो कंपनी थी उसने रिस्टोर्ड करें फ्यूचर फर्दर डुप्लीसिटी, जो पहला है उन्होंने परस्यूट करा रंजीत सिंह को और साइन करा ट्राईपैटाइट ट्रीटी जून 1838 में, और एग्री हुए ब्रिटिश मीडिएशन जो भी उनका डिस्प्यूट था अमीर वगैरह के साथ। और बाद में क्या करा कि जो एम्परर शाह सूजा थे उन्होंने अपने सोवरन राइट जो थे सिंध पे वो प्रोवाइड करें, ठीक है। और जो एग्जैक्ट अमाउंट था ट्रिब्यूट का वो डिटरमाइन करा गया इंग्लिश के द्वारा, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और कि ऑब्टेन करना फाइनेंसेस को अफगान एडवेंचर एंड ऑब्टेन करना अमीर्स की टेरिटरी को एक एज अ सिक्योर लाइन ऑपरेशन, जो कि अगेंस्ट में चलता था अफगानिस्तान के थ्रू सिंध। सिंध ने एक्सेप्ट करा सब्सिडरी अलाइंस 1839 में। जो कंपनी थी, कंपनी का जो इंटेंट था वो क्या था कि परस्यू और कंपेल करना अमीर्स को और पे करना मनी को, एंड ऑल्सो टू द कंसेंट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ डेट आर्टिकल इन द ट्रीटी ऑफ 1832, जिसने प्रोहिबिट करा मूवमेंट ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स कहाँ, सिंध में, लैंड और रिवर के थ्रू। जो BL ग्रोवर थे उन्होंने लिखा कि अंडर थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्स, जो अमीर ने एक्सेप्ट करा ट्रीटी फरवरी 1839 में, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स थी वो स्टेशन हुई कहाँ पे, शिकारपुर में एंड बुखार में। और जो अमीर थे सिंध के उन्होंने पे करा ₹3 लाख एनुअली मेंटेनेंस के लिए कंपनी ट्रूप्स के। और इसके अलावा कि जो अमीर थे उनको डिबार्ड करा गया किसी भी नेगोशिएशन से कि वो नहीं कर सकते हैं फॉरेन स्टेट के द्वारा बिना कंपनी को बताए, यानी कि नॉलेज में नहीं होगा अगर कंपनी के, तो वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते। फर्दर उन्होंने क्या करा, प्रोवाइड करा कि स्टोर रूम कराची में कंपनी के मिलिट्री सप्लाईज के लिए, जो कि बिसाइड एबोलिशिंग ऑल टूल्स ऑन द इंडस एंड फर्निशिंग एंड ऑक्सिलरी फोर्स
फॉर द अफगान वॉर इफ कॉल्ड अपॉन। यानी कि कुल मिला के जितने भी मतलब स्टोर रूम थे वो प्रोवाइड करेंगे कराची में कंपनी के मिलिट्री सप्लाईज के लिए, और एबोलिश करेंगे सारे टोल जितने भी इंदस तरफ थे। एंड उन्होंने ऑक्सिलरी फोर्स को, मतलब जितनी भी फोर्स वगैरह थी अफगान वॉर के लिए, मतलब इफ़ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। कैपिटुलेशन ऑफ सिंध, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर यानी कि 1839 से 42 के बीच में था, वो कहाँ लड़ा गया? सिंध की मिट्टी पे, जो कि कभी नहीं लाइक करा गया किसके द्वारा? अमीर्स ऑफ सिंध। और नाइदर, और ना ही उन्होंने कभी लाइक करी प्रेजेंस ब्रिटिश ट्रूप्स की अपने रीजन में। हाउएवर जो ये ट्रीटी थी उसके थ्रू क्या होता था कि वो उनसे पैसा मांगा जाता था हर एक चीज़ के लिए, और उनको रिवॉर्ड भी नहीं करा जाता था और थैंक भी नहीं करा जाता था उनके सर्विसेज के लिए, बट उनको हॉस्टिलिटी एंड डिसअफेक्शन था, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो अमीर थे वो मतलब उनको चार्ज करे जाते थे जितनी भी ट्रीजनेबली एक्टिविटीज़ होती थी ब्रिटिश एलनबर्ग और इन सारे लोगों के लिए अफ़गान वोट्स के समय। और अफ़गान, और इन्होंने सेंड करा था आउटरेम टू सिंध, जो कि एक नेगोशिएट करी थी एक ट्रीटी भी, ठीक। और इस ट्रीटी के अंदर में जो अमीर थे उनको क्या था कि इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस जो थे, जैसे जो प्राइस थे, इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस एज देयर प्राइस ऑफ देयर पास्ट ट्रांसग्रेशन टू सप्लाई फ्यूल टू द कंपनी स्टीमर्स प्लाइंग ऑन द इंडस एंड टू स्टॉप मिंटिंग कॉइन्स। ओके, बाद में जो सक्सेशन डिस्प्यूट था वो इंग्लिश ने इंटरवीन करा नेपियर के थ्रू एंड स्टार्ट करा वॉर, जिस टाइम पे अमीर जो थे राइज कर रहे थे रिवोल्ट में, और जो पूरा सिंध था वो कैप्टुलेट हो गया एक शॉर्ट पीरियड में ही, और जो अमीर थे उनको बना दिया गया कैप्टिव्स एंड बैनिश कर दिया गया उनको सिंध से। 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अंडर जो सिंध था वो मर्ज करा गया ब्रिटिश एम्पायर में। जो चार्ल्स नेपियर था वो अपॉइंट हुआ फर्स्ट गवर्नर। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, हिस्टोरियन जनरली कंडेम्ड करते हैं ये जो एक्विजिशन था सिंध का ब्रिटिश के द्वारा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। और कोज जो था एनेक्सेशन का वो था डेलिबरेटली मतलब डेलिबरेटली चीज़ें करी थी इन्होंने एक तरीके से, जैसे कि जो ये ब्रिटिश कर रहे थे कॉन्क्वेस्ट इंडिया का, तो मतलब वैसे ही अपना कुल मिला के अपना फ़ायदा देखना चाह रहे थे, वहाँ से कोई उधर से ना आए जिसकी वजह से ये अपने आप को सिक्योर कर सके बाहर से अगर कोई भी अटैक वगैरह होता है। और इसके लिए इन्होंने पूरे साम दाम दंड भेद सब अपनाए जिससे कि वो कॉन्क्वेस्ट कर सके सिंध को। हालांकि इंग्लिशमैन जो थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान वगैरह भी होता है इस चीज़ में, ठीक। बट एट द एंड उनको जो चाहिए था वो चीज़ उनके हाथ में आ ही गई थी। ओके, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब अगर आप देखेंगे तो जो कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब था अंडर द सिक्स, तो जो जैसे ही मर्डर होता है लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह का जो सेक्शन है सिख का, वो लीडरशिप में आ जाता है बंदा बहादुर सिंह की, जो कि रिवोल्ट करते हैं मुगल्स के खिलाफ ड्यूरिंग द रूल ऑफ बहादुर शाह। 1715 में जो बंदा बहादुर थे वो डिफीट हो जाते हैं फर्रुख शाह के द्वारा, उनकी डेथ हो जाती है 1716 में। और जो सिख पॉलिटी थी वो एक बार फिर मतलब एक तरीके से वो बन जाती है लीडरलेस, और बाद में ये डिवाइड हो जाती है दो ग्रुप में, एक बंदाई जिसको लिबरल बोलते हैं, तात खल्स जिसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ये जो रिफ्ट था अमंग फॉलोअर्स ये एंड हो जाता है 1721 में, किसके इन्फ्लुएंस में? भाई मनी सिंह के। बाद में 1784 में कपूर सिंह फजलपुरिया ऑर्गेनाइज करते हैं सिख को दल खालसा में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनाइट करना फॉलोअर्स को सिक्किम्स के पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली। और जो होल बॉडी थी खालसा की वो फॉर्म होती है दो सेक्शन में, बुद्ध दल और जो कि आर्मी थी वेटरन्स की, एंड तरुणा दल जो कि आर्मी थी यंग लोगों की। जो वीकनेस थी मुगल्स की, जो वीकनेस ऑफ द मुगल्स था वो क्या था? इन्वेजन हुआ था अहमद शाह अब्दाली का, जो कि क्रिएट कर देता है एक जनरल कन्फ्यूज़न एंड एनार्की पंजाब में। ये जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ये हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइज्ड दल खालसा को आगे चीज़ों को करने में। और जो सिख था वो कंसोलिडेट होते हैं मिसल में, विच वर जो कि क्या थे? मिलिट्री ब्रदरहुड्स थे एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ। मिसल जो कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल और अलाइक, और दूसरा मतलब होता है मिसल का स्टेट।
ड्यूरिंग द पीरियड 1763 टू 1773 जो काफ़ी सारे मिसल थे उन्होंने स्टार्ट कर रूल करना पंजाब रीजन पे अंडर सिक्स चीफ्टियंस। कहाँ से? सहारनपुर जो था ईस्ट में था, और जो सहारनपुर इन द ईस्ट टू अटोक इन द वेस्ट माउंटेन रीजन्स जो कि नॉर्थ में, मुल्तान से साउथ में, यानी कि पूरा एक स्टार्ट करा इन्होंने अपना वर्चस्व बनाना भी। और जो शुक्र चकिया मिसल और रंजीत सिंह, इसको देखते हैं। शुक्र चकिया, जिस टाइम पे जन्म होता है रंजीत सिंह का नवंबर 2 1780 में। 12 इंपॉर्टेंट मिसल थे। आहलूवालिया, भंगी, दल्लेवालिया, फैजलपुरिया, कन्हैया, करोरा सिंघिया, नक्कई, निशानिया, फुलाकिया, रामगरिया, शुक्रचकिया एंड शहीद। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था मिसल का वो बेस्ड था गुरु माता संघ पे, जो कि एसेंशियली एक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था। रंजीत सिंह जो थे वो बेटे थे महान सिंह के, जो कि लीडर थे शुक्रचकिया मिसल के। महान सिंह जिनकी डेथ हो जाती है जिस टाइम पे रंजीत सिंह जो कि ओनली 12 साल के होते हैं, लेकिन जो रंजीत सिंह थे वो शो करते हैं अर्ली एक्यूमन अपना पॉलिटिकल अफेयर्स में। और लगभग 18वीं शताब्दी आते आते जितने भी इम्पोर्टेंट मिसल थे, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट शुक्रचकिया, वो मतलब क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन होने लगते हैं। और जो अफ़गानिस्तान था वो एनगल्फ्ड हो जाता है सिविल वॉर में ड्यू टू पावर स्ट्रगल, और जो कि चला जाता है फिर फॉर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स तक, मतलब पावर स्ट्रगल चलती रहती है। ये जो इवेंट थे नाइबरिंग रीजन में वो फुल्ली एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हैं। रंजीत सिंह थे जो कि फॉलो करते हैं यूथलेस पॉलिसी ब्लड एंड आयरन की, एंड कार्व आउट फॉर हिमसेल्फ अ किंगडम, और अपने लिए एक अलग से किंगडम बना लेते हैं एक सेंट्रल पंजाब में। 1799 में रंजीत सिंह जो है वो अपॉइंट होते हैं एज द गवर्नर ऑफ लाहौर, किसके द्वारा? बाय जमन शाह जो कि रूलर था अफगानिस्तान के। 1805 में रंजीत सिंह एक्वायर करते हैं जम्मू एंड अमृतसर को, और बाद में पॉलिटिकल कैपिटल जो है लाहौर एंड रिलीजियस कैपिटल अमृतसर जो कि पंजाब, वो किसके रूल में आ जाते हैं? रंजीत सिंह के। और ये मेंटेन करते हैं गुड रिलेशन डोगरास के साथ एंड नेपालीज, एंड एनलिस्ट करते हैं उनको अपनी आर्मी में। रंजीत सिंह एंड द इंग्लिश, तो जो प्रोस्पेक्ट था जॉइंट फ्रेंको रशियन इन्वेजन का ऑफ इंडिया, किसके थ्रू? लैंड रूट के थ्रू, वो अलार्म होता है इंग्लिश में। एंड 1807 में लॉर्ड मिंटो जो कि वे सेंड करते हैं चार्ल्स मैटकाल्फा लाहौर में। रंजीत सिंह जो कि ऑफर कर रंजीत सिंह का जो ऑफर होता है, मतलब एक तरीके से रंजीत सिंह ऑफर टू एक्सेप्ट मैटकाल्फ प्रपोजल। वो क्या प्रपोजल था? ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, किस कंडीशन में? कि जो इंग्लिश जो है वो रिमेन न्यूट्रल रहेंगे सिख अफगान वॉर में, और वो कंसिडर करेंगे रंजीत सिंह को एक सोवरन एंटायर पूरे पंजाब में, इंक्लूडिंग जो मालवा था, मालवा की टेरिटरीज। तो जो, लेकिन ये जो नेगोशिएशन से फेल्ड हो जाते हैं, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो जाता है जब नेपोलियन डेंजर होने लगता है, मतलब नेपोलियन का आने का खतरा बढ़ने लगता है, और इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव हो जाते हैं। रंजीत सिंह एग्री होते हैं साइन करने पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 में कंपनी के साथ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था कि ये जो सिग्निफिकेंट थी, एक इमीडिएट और एक ये एज वेल एज इसका पोटेंशियल इफेक्ट था। ये इट चेक्ड क्या, वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड एम्बिशन रंजीत सिंह की, जो कि एक्सटेंड करते हैं रूल को कहाँ, पूरे एंटायर सिख नेशन पे एक्सेप्ट करके रिवर सतलुज को एज अ बाउंड्री लाइन अपनी डोमिनियन का। और जो कंपनी, मतलब एक तरफ कंपनी, एक तरफ रंजीत सिंह सतलुज की, ऐसा समझ लो। और जो था उन्होंने डायरेक्ट करी अपनी एनर्जीज टूवर्ड्स कहाँ, वेस्ट, और कैप्चर करा मुल्तान 1898 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में। जून 1838 में रंजीत सिंह जो थे कंपेल कर दिए गए पॉलिटिकल कंपनशन के कारण, और साइन करी ट्राईपार्टाइट ट्रीटी इंग्लिश के साथ। हावर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पैसेज देने से ब्रिटिश आर्मी को, ठीक थ्रो इस टेरिटरीज, जो कि अटैक कर रहे थे दोस्त मोहम्मद गौरव खान अमीर को। जो रिलेशन थे राजा रंजीत सिंह के कंपनी के साथ 1809 से 1839 तक क्लियरली इंडिकेट करा जो फॉर्मर वीक पोजीशन, ऑल था वो कॉन्शियस थे अपनी वीक पोजीशन के लिए। और ही टुक नो स्टेप, कि जिस मतलब उन्होंने कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कि वो ऑर्गेनाइज कर सकें
कोएलिशन को अदर प्रिंसेस के साथ मिलकर और मेंटेन करे एक बैलेंस ऑफ पावर। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है जून 1839 में। इनकी डेथ के बाद जो होता है प्रोसेस जो होती है डिक्लाइन की वो स्टार्ट हो जाती है इनके एम्पायर की। पंजाब रंजीत सिंह के बाद कैसा होता है बिगनिंग हो जाती है कोर्ट के फ्रैक्शंस होने की। जो रंजीत सिंह थे वो एक लेजिटिमेट सन थे एंड जो सक्सेसर था इनका वो खरक सिंह वो इतना एफिशिएंट नहीं था। और जो खरक सिंह था वो उनकी भी सडनली डेथ हो जाती है 1839 में एंड एक्सीडेंटल डेथ मतलब एक तरीके से। तो फिर बाद में प्रिंस नोनिहाल सडन डेथ इन 1839 एंड द एक्सीडेंट। अच्छा इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है प्रिंस नोनिहाल सिंह की जिस टाइम पे वो रिटर्न हो रहे थे मतलब अपने फादर के फ्यूनरल से। और इसकी वजह से एक एनार्किक सिचुएशन आ जाती है पंजाब में। और जो प्लान थे एंड जो काउंटर काउंटर प्लान थे अलग अलग ग्रुप के वो कैप्चर कर लेते हैं थ्रोन को लाहौर की। एंड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको भी एक डिसिसिव एक्शन की। किसको इंग्लिश को भी। जो आर्मी थी और यानी कि जो पिलर थे सिख स्टेट का वो मतलब फार लेस स्ट्रॉन्ग देन इट अपीयर टू बी। रंजीत सिंह के जितने भी एवल जनरल्स थे मोखम चंद दीवान चंद हरी सिंह एंड नलवा एंड राम दयाल वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो गई थी। मतलब जिस तरीके से सिख आर्मी होती थी उस समय पर रंजीत सिंह के वो उस समय पर अभी आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग जा चुके थे ठीक। और जो ऑलरेडी डिसकंटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा था ट्रूप्स के बीच में। और जिसकी वजह से रेगुलरिटी हो रही थी पेमेंट को लेकर। जो अपॉइंटमेंट था अनवर्ती ऑफिसर्स का उसकी वजह से इनडिसिप्लिन हो रहा था। और जो लाहौर गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू कर रही थी पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप इंग्लिश कंपनी के साथ जो कि परमिट कर रही थी ब्रिटिश ट्रूप्स को पास होने के लिए अपनी टेरिटरी से। ओके और इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो गया पंजाब के अंदर में पूरे तरीके से। रानी जिंदल एंड दलीप सिंह जैसी डेथ होती है नौनिहाल सिंह की। जो शेर सिंह थे जो कि दूसरे बेटे थे रंजीत सिंह के वो सक्सीड करते हैं बट उनकी भी डेथ हो जाती है 1843 में। उसके बाद क्या होता है जो दलीप सिंह जो कि माइनर सन थे रंजीत सिंह के वो प्रोक्लेम करते हैं महाराजा विद रानी जिंदन एज रेजेंट। एंड जो हीरा सिंह डोगरा थे वो उनका वजीर था। हीरा सिंह अपने आप को हिमसेल्फ फेल अ विक्टिम टू अ कोर्ट इंट्रूज वॉज मर्डर इन 1844। फिर बाद में मतलब मर्डर ऑर्डर होने के बाद 1844 में न्यू वजीर आते हैं जवाहर सिंह जो कि ब्रदर थे रानी जिंदन के। और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेजर हो जाता है आर्मी में। उनकी भी डेथ हो जाती है 1845 में। लाल सिंह जो कि लवर थे रानी जिंदान के वो जीत जाते हैं वन ओवर द आर्मी टू हिज साइड मतलब अपनी तरफ ले लेते हैं आर्मी को एंड वजीर बन जाते हैं उसी साल में। और जो तेजा सिंह थे वो अपॉइंट होते हैं एज अ कमांडर फोर्स के। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि 1845 से 46 के बीच में चला कोज क्या था कि जो आउटब्रेक हो जाता है फर्स्ट होता है एंग्लो सिख वॉर। वो एट्रीब्यूट है एक्शन को लेकर सिख आर्मी का जो कि क्रॉस करते हैं रिवर सतलुज को दिसंबर 11 1845 में। ये ऐसा देखा जाता है जैसे कि एग्रेसिव मैन्योवर है जो कि प्रोवाइड करता है क्या कि जो इंग्लिश विद जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर की वो इंग्लिश मैन जो है वो पूरा एकदम वॉर के मोड में ही है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वगैरह भी आ जाती हैं जो कि क्या है कि जो एनार्की है लाहौर किंगडम में वो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पावर स्ट्रगल होने लगता है डोमिनेशन के लिए। कोर्ट कहाँ पे लाहौर में और मतलब हर कोई चाहता है। और जो सस्पिशियस थे सिख आर्मी में वो राइज होते हैं मिलिट्री आर्मी से और वो कंपेन करते हैं अचीव करने के लिए एनेक्सेशन ग्वालियर एंड सिंध का 1841 में। एंड कंपेन होता है अफगानिस्तान में 1842 में भी। इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स में जो कि कहाँ पर होती है नियर द बॉर्डर किसके लाहौर किंगडम के। कोर्ट्स ऑफ वॉर क्या था कि जो वॉर था वो स्टार्ट होता दिसंबर 1845 में लगभग 20,000 से 30,000 ट्रूप्स के साथ ब्रिटिश साइड में। और जो हालांकि जो सिख थे वो 50,000 मैन थे किसके अंडर ओवरऑल कमांड ऑफ लाल सिंह। लेकिन जो ट्रेचरी थी लाल सिंह की एंड जो तेजा सिंह थे वो कोस्ट 5 सक्सेसिव डिफीट उनकी 5 बार हार हो जाती है। कहाँ मुदगी 18 दिसंबर 1845 में। फिरोज शाह में 21 से 22 दिसंबर 1845। बुदेलवाल में अली वॉल जो कि 28 जनवरी 1846 में। एंड सोबराउन यानी कि 10 फरवरी 1846 को। और जो लाहौर है वो ब्रिटिश फोर्सेस के पास आ जाता है 20 फरवरी 1846 में बिना किसी लड़ाई के। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी लगभग 8 मार्च 1846 को जो आपको एंड देखने को मिलेगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर
जो कि फोर्स करते हैं सिख को कि वो साइन करते हैं कि ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी 8 मार्च 1846 को। और जो मेन फीचर था इस टेरिटरी ऑफ लाहौर का वो क्या था कि वॉर इंडेमनिटी लगभग जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा की थी वो दी जाती है इंग्लिश मैन को। जो जलंधर दोआब था बियास एंड सतलुज के बीच में, वो कंपनी के डोमिनियन में आ जाता है। और जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे उनको इस्टेब्लिश करा जाता है लाहौर में अंडर हेनरी लॉरेंस। और जो स्ट्रेंथ थी सिख आर्मी की वो रिड्यूस हो जाती है। जो दिलीप सिंह थे उनको रिकग्नाइज करा जाता है एज रूलर अंडर रानी जिंदन एंड एज रेजेंट। एंड लाल सिंह को एज अ वजीर बनाया जाता है। सिंस जो ये सिख थे वो नहीं थे एबल पे करने के लिए एंटायर वॉर इंडेमनिटी, तो कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू वो किसको बेच दिया गया, गुलाब सिंह को। एंड उनको लगभग 75 लाख रुपए पे करने थे कंपनी को। और जो ट्रांसफ़र था कश्मीर का गुलाब सिंह को वो फॉर्मलाइज करा गया एक सेपरेट ट्रीटी के साथ, जो कि 16 मार्च 1846 को हुई थी, ट्रीटी ऑफ बहरोवाल। जो सिख थे वो सेटिस्फाई नहीं थे ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ कश्मीर के इशू को लेके, और इस वजह से वो लड़ाई भी कर लेते हैं यानी कि रेबिलियन कर लेते हैं। 18 दिसंबर 1846 में ट्रीटी ऑफ बहरोवाल जो थी वो साइन होती है। और इसके प्रोविज़न क्या है इस ट्रीटी के, रानी जिंदन को रिमूव कर दिया जाता है उसके रेजेंट्स एंड काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनाई जाती है पंजाब के लिए। और जो काउंसिल कंसिस्ट करती है 8 सिख सरदार जो कि प्रिसाइड करते हैं करे जाते हैं इंग्लिश रेसिडेंट के द्वारा, जो कि हेनरी लॉरेंस। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो कि 1848 से 49 के बीच में चलती है। कारण क्या रहता है, जो डिफीट होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, जो प्रोविज़न है ट्रीटीज़ के लाहौर एंड बहरोवाल के वो हाईली ह्यूमिलेटिंग थे सिख के लिए। इनह्यूमन ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। और उनको बनारस सेंड कर दिया जाता है रानी जिंदन को एज अ प्रिजनर। और जो मुलराज थे जो कि गवर्नर थे मुल्तान के, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक न्यू सिख गवर्नर के थ्रू। किस इशू पे, क्योंकि वो इंक्रीज़ हुआ था एनुअल रेवेन्यू पे। मुलराज रिवोल्ट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं दो इंग्लिश ऑफिसर्स का। शेर सिंह को सेंड करा जाता है सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को, लेकिन वो खुद ज्वाइन कर लेते हैं मुलराज को एंड लीड करते हैं मासिंग अपराइजिंग मुल्तान में। और इसको कंसिडर करा जाता है इमीडिएट कोज वॉर का। और जो उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी, वो एक हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट थे, मतलब वो अपनी एम्पायर को और फैलाना चाहते थे। और फिर उन्हें ये मौका मिल गया और पंजाब को पूरी तरीके से एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। कोर्स ऑफ वॉर यानी कि लॉर्ड डलहौजी खुद अपने आप को प्रोसीड करते हैं। पंजाब में तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल लड़ी जाती हैं फाइनल एनेक्सेशन से पहले पंजाब के। वो क्या है, बैटल ऑफ रामनगर लेड करी जाती है सर यूको के द्वारा जो कि कमांडर इन चीफ थे कंपनी के। बैटल ऑफ चिल्हनवाला जनवरी 1849 में हुआ था ये। बैटल ऑफ गुजरात 8 फरवरी 1849 में हुई थी। जो सिख आर्मी थी वो सरेंडर करती है रावलपिंडी में। एंड जो उनके अफगान अलाइज होते हैं वो चेस्ट आउट होते हैं इंडिया से। और जो गुजरात जो कि स्मॉल टाउन है कहाँ का, रिवर झेलम पे। जैसे ही वॉर ख़त्म होती है तो जो सरेंडर होता है सिख आर्मी का एंड शेर सिंह का 1849 में एनेक्सेशन होता है पंजाब का। और जो अर्ल ऑफ डलहौजी है वाज गिवन द थैंक्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अ प्रमोशन इन द पेरेज एस मार्कस, यानी कि अर्ल ऑफ डलहौजी से वो मार्कस बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने पंजाब को कब्जा लिया था। पार्लियामेंट्री उनको क्या करते हैं एक तरीके से सम्मानित करते हैं। सेटअप होता है 3 मेंबर बोर्ड का। गवर्न करने के लिए पंजाब को कंप्राइज करा जाता है लॉरेंस ब्रदर को, हेनरी एंड जॉन एंड चार्ल्स मैंशल को। 1853 में बोर्ड जो कि नलीफाइड कर दिया जाता है एंड पंजाब को प्लेस कर दिया जाता है चीफ कमिश्नर के अंडर में। जॉन लॉरेंस फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर, जो एंग्लो सिख वॉर था जिसने हु गेव द टू साइड अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट ईच अदर्स फाइटिंग प्रोवेस। और जो सिख थे वो फाइट करते हैं लॉयली ऑन द ब्रिटिश साइड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड मैनी इन अदर कंपेन्स। मतलब कुल मिला के वो लॉयल्टी के साथ सिख जो हैं वो कई बार ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते भी हैं, ठीक। ऑब्वियसली बात है ट्रीटी वगैरह हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर एक्सटेंशन होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव का, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का थ्रो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। और पॉलिसी कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं।
ये अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ऑब्वियसली आता है एक्सपेंशन तो करना ही है, धीरे धीरे हर एक पे एक्सपेंशन करने लगे थे। तो एक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस थी जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो चार्ज लेते हैं एज ए गवर्नर जनरल। एक क्रिटिकल पीरियड जिस टाइम पे चल रहा था ब्रिटिश रूल का, जिस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो इनकाउंटर करते हैं काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन, मराठास मैसूर एंड हैदराबाद वगैरह कंबाइन। ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो ऑब्वियसली आते हैं काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी टैकल करना ब्रिटिशर के लिए। तो फॉलो करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जिसका एम था क्रिएट करना बफर जोन, जिससे कि एक डिफेंड करा जा सके कंपनी के फ्रंटियर्स को। मतलब कुल मिला के रिंग फेंस कैसे कि जस्ट लाइक ये ब्रिटिशर्स हैं, इनको यहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट करना है जिससे कि जो यहाँ से कोई भी आक्रमण करे तो सबसे पहले इसके साथ हो और ये थोड़ा सा बचे रहें तब तक और कुछ नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकें। ठीक। तो ये पॉलिसी थी एक डिफेंसिव थी जिससे कि बाहर के लोगों से बचा जा सके। ये सेफ गार्ड करते थे अगेंस्ट डेंजर्स जो कि कंपनी को होते थे अलग अलग फ्रंटियर से। ठीक। तो इन्होंने अवध को इस तरीके से ही तो बनाया था कि जो कि वो उनको एज अ क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ओके। जो मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह दिया जाता है, मिलिट्री वगैरह खड़ी करी जाती थी। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो अलाइज थे वो उनको मेंटेन करनी थी। सब्सिडरी फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइज थी, एक्यूप्ड एंड कमांडेंट थी किसके द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा कंपनी के। और ऑब्वियसली बात है उनको पैसे भी मिलते थे उन्हीं रूलर्स के द्वारा। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि कोई भी एक टेरिटरी ली, मान लीजिए कि अवध टेरिटरी ली, उसका रूलर्स कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको पैसा देगा, वहाँ पे रुकने के भी उनकी फैसिलिटी भी देगा। यानी कि इंग्लिश उनको कुछ और बोलते थे कि देखो हम तुम्हारी टेरिटरी को भी सिक्योर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो उसकी टेरिटरी सिक्योर नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को ही सिक्योर कर रहे थे। ठीक। तो और वो उनको पैसे भी कौन देता था, वही देता था जिसकी टेरिटरी में ये लोग होते थे। तो एक सब्सिडरी अलायंस लेके आए, सब्सिडरी अलायंस यानी कि ये जो था वेलेस्ली लेके आया जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में। इसने बिल्ड करा एम्पायर भारत के अंदर में। तो वो क्या करता था कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर में क्या कर लेता था कि जितनी भी टेरिटरी थी, जस्ट लाइक जैसे सतारा वगैरह को लिया उसने अपने अंडर में सब्सिडरी अलायंस में, कि आप मेरे अंडर में आ जाओ, सारी चीज़ों की देखभाल हम करेंगे आपका। ठीक। तो इसका वन ऑफ द मेन एम ये था कि फ्रेंच से जितना भी डर था उसको ख़त्म करना है। नेपोलियन का एक्सपेडिशन आ रहा था उसको ख़त्म करना है, और जो भी आसपास से जो भी कोई भी ट्रूप्स वगैरह आ जाए भारत पे चढ़ाई करने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उससे जो खतरा है वो ख़त्म कर सके। ठीक। इवैल्यूएशन एंड परफेक्शन, प्रोबेबली ये जो डुप्लेक्स थे जो फर्स्ट थे वो हायर हुए थे यूरोपियन ट्रूप्स के द्वारा इंडियन रूलर में जो कि लड़ाई करते थे। और जितने भी गवर्नर जनरल थे क्लाइव के बाद उन्होंने अप्लाई करा वेरियस इंडियन स्टेट में ये जो सिस्टम था, और ब्रोट अप हुए एक परफेक्शन की तरफ। जो फर्स्ट इंडियन स्टेट था जो कि फॉल हुआ इस प्रोटेक्शन ट्रैप में वो था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। अवध 1765 में उसने अपनी ट्रीटी साइन करी जिसके अंदर में कंपनी ने प्लेस करा कि वो डिफेंड करेंगे फ्रंटियर्स अवध के। किस कंडीशन पे कि जो नवाब है वो पूरा डिफेंस वगैरह का खर्चा वगैरह देंगे और वो उनकी टेरिटरी को सेव करेंगे। ठीक। तो इस तरीके से ऑब्वियसली बात है हर एक कोई चाहता था। मतलब ये सारा इवैल्यूएशन भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा। सबसे पहले डर का माहौल क्रिएट हो। ठीक। जब तक उनको डर नहीं लगेगा बाहर की टेरिटरी वगैरह ये सब से कि हाँ खतरा हो सकता है, तब तक वो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। अलग अलग स्टेजेस पे सब्सिडरी अलायंस को अप्लाइड करा गया। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि कंपनी जो थी वो ऑफर करती थी हेल्प फ्रेंडली इंडियन स्टेट को ट्रूप्स देकर। सेकेंड स्टेट में वो क्या करती थी, एक कॉमन कॉज बनाती थी इंडियन स्टेट का और फिर उनको फ्रेंडली बनाती थी कि हाँ देखो भाई साहब ये आपका भी यही कारण है लड़ने का, हमारे भी यही कारण है, क्यों ना दोनों मिलकर एक साथ लड़ें। तीसरे में क्या था कि जो इंडियन अलाइन थे उनसे पूछा जाता था नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी, पैसे के लिए, कि इन रिटर्न में जो कंपनी है वो प्रॉमिस करती थी कि ये रिक्रूट करेगी, ट्रेन करेगी, मेंटेन करेगी फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स। मतलब तुम्हारी जितनी भी आर्मी है उसको हम ट्रेन करेंगे। ठीक। मतलब कोई भी एक टेरिटरी
उसको बोल देगा कि देखो देखो तुमको ज़रूरत पड़ेगी पर्सनल प्रोटेक्शन वगैरह के लिए ये सब, तो हम उनको आपके जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। फोर्थ क्या था, लास्ट स्टेज, हालांकि ये उसके लिए नहीं कर रहा था इन सबको रेडी, ये अपने लिए कर रहा था, कल को अगर कोई खतरा आए तो यही लोग आके बचाएं, और कल को अगर इस नवाब को भी हटाना हो तो इन ट्रूप्स के थ्रू इस नवाब को भी हटवा दें। ठीक, फोर्थ और लास्ट स्टेज थी कि जो मनी थी और जो प्रोटेक्शन था फी का वो फिक्स्ड था यूजुअली एक हाई लेवल पे, और जिस टाइम पे स्टेट जो था फेल हो गया था पे करने के लिए मनी टाइम पे, और ये पूछा जाता है कि टू सीड पार्ट्स ऑफ द टेरिटरीज टू द कंपनी एंड इन लियो ऑफ पेमेंट। स्टेट जिन्होंने एक्सेप्ट करा अलायंस सब्सिडरी सिस्टम में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद सितंबर 1798 में 1800 में, रूलर ऑफ मैसूर 1799 में, तंजौर में 1799 में, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801, भोंसले राजा ऑफ बेरार 1803 में। ठीक, और सिंधिया 1804 में, राजपूत स्टेट जोधपुर के, जयपुर मछेरी बुंदी एंड रूलर ऑफ भरतपुर 1818 में। जो होलकर्स होते वो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन थे जिन्होंने एक्सेप्ट करा सब्सिडरी अलायंस 1818 के अंदर में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये एक तरीके से क्या थी कि मतलब जस्ट लाइक जैसे किसी भी एक राजा के कोई भी लड़का नहीं होता था जो कि उसके बाद में आके उस गद्दी को संभाले, तो वो क्या करते थे कि वो किसी भी एक को गोद ले लेते थे और वो उसको अपना हायर बना लेते थे। अब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा कि जिसका भी कोई एक लीगल हायर नहीं होगा तो वो अडॉप्टेड सन जो है वो उनका एक लीगल हायर नहीं बन सकता है। यानी कि अगर उन्होंने कोई भी एक अपना कोई एक गोद ले लिया बच्चा तो उसकी टेरिटरी पे नहीं होगा उसका हक। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो झांसी की रानी थी उनकी भी लड़ाई चली, और जो पूरा झांसी किंगडम था वो उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इनका कोई एक लीगल हायर नहीं था। तो आई थिंक उनके हस्बैंड ने अपने भतीजे को गोद लिया था, तो ये उसको लीगल हायर नहीं मान रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लड़ाई हुई, और बाद में अंततः उनकी मतलब अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी हार भी हो जाती है, जो कि 1857 रिपोर्ट के आसपास हम पढ़ेंगे भी। ठीक, लेकिन वो काफ़ी बहादुर लेडी थी, वो तो खुद इनके द्वारा करा गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बोला गया था, वो तो उनको बहादुर लेडी है। अनेक्स्ट लैप्स्ड स्टेट यानी कि कौन कौन सी स्टेट को अपना लिया था इस तरीके से, जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे सतारा 1848 में, झांसी एंड नागपुर को 1854 में, फिर बाद में जैतपुर बुंदेलखंड संबलपुर उड़ीसा, बाघाट हिमाचल प्रदेश, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स करावत को 1856 में। ठीक, रिलेशन अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का नेबरिंग कंट्रीज के साथ एंग्लो भूटानीज रिलेशन जो ऑक्यूपेशन था आसाम का 1826 में, उन्होंने ब्रॉड करा ब्रिटिशर्स को क्लोज कांटेक्ट में माउंटेन स्टेट भूटान के साथ, और जो फ्रिक्वेंट रेड डाली जा रही थी भूटानीज के द्वारा एडजॉइनिंग टेरिटरीज में आसाम के एंड बंगाल के एंड, जो एल्गिन एंड बॉय था 1863-74 में, वो जाते हैं ट्रीटी इम्पोज करते हैं ब्रिटिश को, बट क्या होता है ब्रिटिश वर एनफोर्स टू सरेंडर द पास लीडिंग टू आसाम एंड लीड टू ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ दीज पासेस एंड स्टॉपिंग ऑफ अलाउंस पेड टू भूटानीज। कुल मिला के दोनों में आपस में लड़ाई होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको ये पास चाहिए, वो बोलते हैं नहीं हमको ये पास चाहिए, तो वो भूटानीज को पास देना पड़ जाता है। 1865 में जो भूटानीज थे उनको सरेंडर भी करना पड़ा पास बाद में, फिर वो एनुअल सब्सिडी भी देते थे, मतलब कुल मिला के भूटानी जो वो हार जाते हैं और वो पास दे देते हैं, और ये पूरी तरीके से सरेंडर भी करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट का, जो कि एक प्रोडक्टिव एरिया था टी गार्डन्स के लिए भूटानीज के लिए। एंग्लो नेपालीज रिलेशन जो गोरखा जो थी जो कि कंट्रोल करती थी नेपाल वगैरह को, जो कि सक्सेसर थे रंजीत मल्ला के भटगांव जो के थे, जो कि 1760 में उन्होंने एक्सपेंड करने स्टार्ट करा था अपने डोमिनियंस को पहाड़ के आगे भी। 1801 में जो इंग्लिश मैन थे वो नेक्स्ट कर देते हैं गोरखपुर को, जो कि लेके आता है गोरखास बाउंड्री की एंड कंपनी बाउंड्री एक साथ। जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है गोरखास कैप्चर कर लेते हैं बुधवाल को एंड शिवराज को, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 के पीरियड में, और जो वॉर है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ सगोली जो होती है 1816 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल एक्सेप्ट करता है ब्रिटिश रेसिडेंट, इससे सीड करता है डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल एंड कुमाऊनी एंड अबेंडन करता है क्लेम ऑफ तराई तराई
नेपाल विड्रॉ कर लेता सिक्किम से। ये जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी एडवांटेज लाता है ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिश एम्पायर पहुंच चुकी होती है हिमालयाज़, और ये बेटर फैसिलिटीज़ हो जाती हैं ट्रेड के लिए। सेंट्रल एशिया के साथ एक्वायर करते हैं साइड सेल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी एंड नैनीताल। गोरखा जो कि ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी को एक लार्ज नंबर में। एंग्लो बर्मीज रिलेशन, यानी कि वो म्यांमार के साथ 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बर्मा जो था एक फ्री कंट्री था एंड वो चाहता था एक्सपेंड करना वेस्टवर्ड, और जो एक्सपेंशनिस्ट थे वो अर्ज करते हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक। और वो फॉरेस्ट वगैरह रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं बर्मा के, और वो मार्केट थी एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए बर्मा में। ऑब्वियसली बात है फ्रेंच की भी एम्बिशंस थी बर्मा को लेके तो, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, और जिसकी वजह से एंग्लो बर्मीनीज वॉर भी होता है और अनेक्सेशन कर लेते हैं बर्मा का ब्रिटिश इंडिया में 1885 के अंदर में, उसको मिला लेते हैं। फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 से 26 के बीच में हुई थी। जो फर्स्ट वॉर थी बर्मा के साथ वो ही जिस टाइम पे बर्मानीज एक्सपेंशन कर रहे थे वेस्टवर्ड, एंड ऑक्यूपेशन जो था अराकन एंड मणिपुर एंड थ्रेट कर रहे थे आसाम एंड ब्रह्मपुत्र वैली को, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फ्रिक्शन अलोंग द इल डिफाइंड बॉर्डर्स किस किस के बीच में, बंगाल एंड बर्मा। एंड ओपनिंग डिकेड जो थे 19th सेंचुरी के, ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स करते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं रंगून को 1824 में रीच करते हैं, लगभग 72 किलोमीटर, कैपिटल एट अवा, और पीस इस्टेब्लिश करते हैं 1826 में एक ट्रीटी ऑफ यांडाबू करके, यानी कि वही कि पे करेंगे 1 करोड़ रुपए एज अ वॉर कंसेशन, सीड करी कोस्टल प्रोविंस अराकन, तेनेसेरिम, एवंडन करा क्लेम असम, चाचार और जयंतिया पे रिकॉग्नाइज करा मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट, नेगोशिएट करा कॉमर्शियल ट्रीटी में ब्रिटेन के साथ, एंड एक्सेप्ट करी ब्रिटिश रेसिडेंट अवा में, जिस टाइम पे वो पोस्ट कर रहे थे बर्मानीज एनवॉय को कलकत्ता में। सेकेंड बर्मा वॉर 1852 में आपको देखने को मिलेगी। इसमें सेकेंड बर्मा वॉर जो कि रिजल्ट था ब्रिटिश कॉमर्शियल नीड का, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी का, लेडोलॉजी की, ठीक। वो टिम्बर सोर्स को वगैरह चाहता था ये सब करके, तो ऑब्वियसली बात है एक चाह रहा है टिम्बर सोर्स को, दूसरा नहीं चाह रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है लड़ाई तो होनी है। थर्ड बर्मा वॉर 1885 में हुआ। जैसे ही डेथ हो जाती है बर्मनीज किंग भिंडन की, उनके बेटे थिबाउन सक्सीड करते हैं थ्रोन पे। थिबाउ जो कि स्टार्टिंग से ही हॉस्टाइल थे ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश मर्चेंट थे रंगून में जो लोअर बर्मा था, वो कंप्लेन करता है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो कि थिबाउ के द्वारा था, और जो कि वो हैड ऑल्सो बीन नेगोशिएटिंग कॉमर्शियल ट्रीटीज़ किसके साथ, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली वगैरह के साथ ये कॉमर्शियल ट्रीटीज़ भी नेगोशिएट कर लेते हैं। तो जो फ्रेंच है वो प्लान करते हैं रेल लिंक बनाने का मंडले से फ्रेंच टेरिटरी तक और एट अ टाइम, एक समय पे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं फ्रेंच के साथ। नाइजर, इजिप्ट एंड मडागास्कर में एक ह्यूमिलेटिंग फाइन इम्पोज करा जाता है ऑन अ ब्रिटिश टिम्बर कंपनी, किसके द्वारा, थिबाउ के द्वारा इनके ऊपर फाइन इम्पोज करा जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर भी। डफरिन ऑर्डर करते हैं इन्वेजन एंड फाइनल एनेक्सेशन अपर बर्मा का 1885 में। ओके, जो ब्रिटिश थे उनको फेस करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला अपराइजिंग पूरे बर्मा वगैरह में धीरे धीरे बाद में। जो बर्मानीज नेशनलिस्ट थे वो ज्वाइन करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और वीकन करते हैं वो लिंक, और बर्मा जो कि सेपरेट होता है इंडिया से 1935 में। और जो बर्मीज है वो नेशनल मूवमेंट बाद में इंटेंसिफाई हो जाता है अंडर यू ओंग सान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और फाइनली लेड होता है इंडिपेंडेंस ऑफ बर्मा 4 जनवरी 1948 को। एंग्लो तिब्बतन रिलेशन, जो तिब्बत था वो रूल करा जाता है थियोक्रेसी के द्वारा बुद्धिस्ट मोंग के, जिसको लामास बोला जाता है, जो कि अंडर नॉर्मल सीजरेनिटी में रहते हैं। चाइना की जो ब्रिटिश एफर्ट थे वो इस्टेब्लिश करते हैं फ्रेंडली एंड कमर्शियल रिलेशन तिब्बत के साथ, और पास्ट में भी इससे कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है, और बाद में डेडलॉक वगैरह भी बन जाता है कर्जन के अराइवल के बाद इंडिया में। और जो चाइनीज़ सीजरेनिटी थी तिब्बत के ऊपर वो इनफेक्टिव होती हैं। जो रशियन इन्फ्लुएंस थे लहासा में वो इंक्रीज़ होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिपोर्ट थी रशियन आर्म्स की एंड एम्यूनेशन की वो आने लगती हैं तिब्बत के अंदर, वो एंटर कर रहे हैं ये सब करके इस तरीके से। कर्जन जो कि वो थोड़े से फिर डर जाते हैं कि भाई ये रशियन अंदर ना आ जाए। स्मॉल कोरफा जो कंटिजेंट था अंडर किसके, कॉलोनल यंग हस्बैंड के, वो स्पेशल मिशन पे जाता है तिब्बत में, क्योंकि उनको डर था कि रशिया ना आने लगे लड़ाई करने ब्रिटिशर्स से।
तो तिब्बतन रिफ्यूज़ कर देते हैं नेगोशिएट करने से और ऑफर्ड करते हैं नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। यंग हस्बैंड क्या करते हैं, पुश्ड हिज वे इनटू लहासा वाइल द दलाई लामा फ्लड। ट्रीटी ऑफ लहासा होती है जिसमें कि जो तिब्बत है वो पे करता है इंडेमनिटी 75 लाख की, 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ऑक्यूपाई करती है चुम्बे वैली को, जो कि टेरिटरी थी भूटान एंड सिक्किम के बीच में 75 सालों तक। जो तिब्बत था वो रिस्पेक्ट करता है फ्रंटियर ऑफ सिक्किम का। ट्रेड मार्ट को ओपन कर दिया जाता है यतुंग और ज्ञानसे एंड कोटक में। तिब्बत को ग्रांट नहीं कराया जाता कोई भी कंसेशन, रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ एक्सेट्रा और कोई भी फॉरेन स्टेट, लेकिन उनको ग्रेट ब्रिटेन कुछ कंट्रोल दे देता है फॉरेन अफेयर्स पे तिब्बत के। ठीक, तो इतना सा ध्यान रख लो, इसमें इतना तो कुछ खास है नहीं। और एंग्लो अफगान रिलेशंस इसमें देखा जाए तो ये जो है ना, ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ अगर है तो, नहीं है। देखो एंग्लो अफगान रिलेशन वही है कि ऑब्वियसली बात है, ये अफगान से इसलिए रिश्ता चाह रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट से कोई ना आ जाए, नॉर्थ वेस्ट से कोई ना आ जाए तो फिर ये एक ट्राइपाइट ट्रीटी भी करते हैं। और जो ट्रीटी है उसमें वही है कि सासूजा एंथ्रोन करते हैं विद द आर्म्ड हेल्प ऑफ द 6 कंपनी रिमेनिंग इन द बैकग्राउंड जिंगलिंग द मनी बैग। सासूजा कंडक्ट करते हैं फॉरेन अफेयर्स एडवाइस पे किसके, 6 एंड ब्रिटिशर्स की। सासूजा दे देते हैं सोवरन राइट्स अमीर्स के ऊपर। ये तो अभी जस्ट हमने ऊपर ही पढ़ा था यार। ठीक, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है, ये देखा तो था अभी सिंध वगैरह कॉन्क्वेस्ट करते हुए आई थिंक। ठीक, वही ट्राइपाइट जो ट्रीटी होती है 1838 में, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज ले आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में। जो रीजन होता है वो रिमूव कर देते हैं काफ़ी ओरिजिनल इरिटेंट्स को। पर्शिया जो कि लिफ्टेड इट्स सेज ऑफ हैरत एंड रशिया रिकॉल करते हैं अपने एनवॉय को काबुल से। जो ब्रिटिश हैं वो डिसाइड करते हैं टू गो अहेड विद देयर फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब कि उनको तो आगे ही चलना है जैसे तैसे करके भी और अपने आप को सिक्योर करना है। उनका यही एक इंटेंशन रहता है कि इस्टेब्लिश करना एक परमानेंट बैरियर, जो कि नॉर्थ वेस्ट से कोई भी एग्रेशन ना आए उनके लिए। जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी स्टार्ट करते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो कि एक रिएक्शन था डिजास्टर का, फर्स्ट अफगान वॉर का। और आउटकम था एक प्रैक्टिकल कॉमन सेंस का, इंटीमेट नॉलेज का, फ्रंटियर प्रॉब्लम की एंड अफगान पैशन का, इंडिपेंडेंस का। इवन जिस टाइम पे जो दोस्त मोहम्मद थे वो मर जाते हैं 1863 में, तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है वॉर ऑफ सक्सेशन में। लॉरेंस जो कि पॉलिसी जो कि किस चीज़ पे थी, 2 कंडीशन पे थी कि या तो जो पीस है डेट द पीस जो थी फ्रंटियर में वो डिस्टर्ब ना हो, सेकंड कि जो कोई भी कैंडिडेट है सिविल वॉर में वो हेल्प कोई फॉरेन हेल्प ना ले। और जो शेर अली थे वो इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को गद्दी पे, और लॉरेंस ट्राई करते हैं कल्टीवेट करना फ्रेंडशिप को। लिटन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, लिटन जाते हैं फिर बाद में एक फेवरेबल ट्रीटी करने शेर अली के साथ, लेकिन जो अमीर हैं वो चाहते हैं एक फ्रेंडशिप, मतलब बोथ इज पावरफुल नेबर्स दोनों के साथ, चाहे वो रशिया हो चाहे ब्रिटिश हो, वो दोनों के साथ ही ये एक फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। तो एक ट्रीटी ऑफ गंडमक होती है जिसमें अमीर जो वो कंडक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी विद द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट हो जाता है उनका काबुल में, मतलब ब्रिटिशर्स बैठ जाते हैं काबुल में जाके सीधे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जितने भी अमीर हैं उन सबको सपोर्ट देती है, अगेंस्ट कोई भी फॉरेन इन्वेजन आएगा तो वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड एक एनुअल सब्सिडी देंगे। ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो खासकर वही था अफगानिस्तान वाली साइड से इनको डर। ओके, और तो बाकी कुछ नहीं था तो उसको भी सिक्योर ही कर लिया था उन्होंने। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे चैप्टर नंबर, इनकी यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। ओके, और इफ़ अगर आपको PT 365 पढ़नी है तो मैंने वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दी है, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। एक एक कंप्लीट वीडियो में मैंने कर दिया है। सी सेट अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको अच्छे से लाइन बाई लाइन, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। GC लियोंग ज्योग्राफी की देख सकते हैं, लूसेंट की आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रमेश सिंह से कवर है। तो आप अगर
25 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जिसको अपना फाउंडेशन बनाना है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही ये। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।